तो आज हम करने वाले हैं जहाँ तक हमने परसों किया था। हमने लाइन चार्ट तक। क्या कर रहे थे हम कर रहे थे हमने स्टार्ट किया था दिस डायग्राम्स जो हमने इसमें किए थे, फिगर्स, डायग्राम्स, ग्राफ्स, जिसमें हम क्वालिटेटिव के लिए पहले किया था बार डायग्राम, और उसके बाद में हमने किया बार डायग्राम्स कितने टाइप के थे, स्कैटर वाला, इसके अंदर डबल बार डायग्राम भी बोलते हैं या ग्रुप भी बोलते हैं, परसेंटेज वाला भी शो होता है, मल्टीपल इसमें कैटेगरीज ऐड हो जाती है, नेगेटिव पॉजिटिव वैल्यूज जाती हैं, बीच में स्पेस होती है और क्वालिटी वाली चीज़ें होती हैं, और हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल हो जाते हैं। उसके बाद हमने किया पाई वाला, इसमें परसेंटेज शो हो रही होती है, और उसके बाद उसी का ही एक सेकेंड फॉर्म और होता है डोनट वाला चार्ट बोलते हैं, जिसमें दो कैटेगरीज वगैरह, एक ही कैटेगरी की सब कैटेगरीज वगैरह भी शो हो जाती हैं। फिर पिक्टोग्राम, जिसमें हम पिक्चर्स यूज करते हैं ज़्यादातर, और पिक्चर्स ऐसी भी होती हैं ऐसी भी होती हैं। छोटे बच्चों की किताबों के अंदर ज़्यादातर जो ABCD हम पढ़ते थे उसमें ज़्यादा पिक्चर्स होती थी, तो वो पिक्टो डायग्राम हमारे पास ज़्यादा होते थे। फिर होता था मैप वाला, मैप इन द स्ट्रीट मैप जो यूज़ होता है, जिसे हम स्पॉट वाला बोलते हैं, स्पॉट मैपिंग। एक मैप के अंदर ये आता है, मतलब डॉट डॉट लगा देते हैं स्पॉट्स। फिर रेट के अकॉर्डिंग कि क्या रेट चल रहा है उसका, कोई लो रिस्क, और ये भी क्वालिटी ही चल रही है, उनकी कैटेगरी ही चल रही है, और यहाँ पे कलर के अकॉर्डिंग उसका पता चलता है फिर क्या बढ़ गया या क्या घट गया। फिर आया वेन डायग्राम। वेन डायग्राम के अंदर हमने पहले भी बताया था मैंने कि दो कैटेगरीज हैं और फिर ओवरलैप करती हैं, वो वाला एरिया अलग होता है ऐसे करके। तो ये मल्टीपल भी होती है कि एक कैटेगरी और बन सकती है और चौथी कैटेगरी बन सकती है, मे भी कितने भी हो सकते हैं ये वाले। फिर हमने क्या क्वांटिटेटिव वाला, क्वांटिटेटिव में पहला हमने किया हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम हमने देखा कि भाई बार डायग्राम जैसा ही दिख रहा है, लेकिन क्योंकि कंटिन्यूस डेटा है और 1 2 3 यहाँ लिखा हुआ है, उसके अंदर क्वालिटी थी और उसमें कैटेगरीज लिखी जा रही थी एक तरीके से, और यहाँ पे हम नंबर्स लिख रहे हैं, इसलिए हम इसको क्वांटिटी वाला बोल रहे थे, डेटा रिप्रेजेंट करने वाला। और ये कंटिन्यूस है, आपस में चिपके हुए हैं एक तरीके से। और इसकी जो साइजेस होते हैं उसमें देखा था कि जो बार डायग्राम्स की जो एक बार ये चौड़ाई डिसाइड हो जाए तो वो कभी चेंज नहीं होती है बार डायग्राम्स में, और लेकिन इसके अंदर ये चेंज हो रही है। और ये चेंज होने का क्या मतलब है कि उसके अंदर का एरिया चेंज हो रहा है, तो ये यहाँ पे चेंज हो सकती है, उसमें नहीं होती। ये जो यहाँ पे जिसे कहते हैं बार डायग्राम की जो विड्थ होती है वो ऑलवेज रिमेन सेम, पर इसके अंदर वेरी कर सकती है। फ्रीक्वेंसी पॉलीगोनल के अंदर आ गया, एक सेकंड को, उसके बाद में क्या है, जैसे कि यहाँ विड्थ इसकी चेंज होती है। उसके बाद में है फ्रीक्वेंसी पॉलीगोनल। फ्रीक्वेंसी पॉलीगोनल के अंदर हमने देखा था कि भाई जो वही हिस्टोग्राम है ये वाला जो था, और इसकी जो अगर ये जो इसका मीटिंग पॉइंट है, इसकी सेंटर ऊपर बार का जो ऊपर का सेंटर पॉइंट होता है, इसके सेंटर पॉइंट्स को आपस में एक लाइन के द्वारा ड्रॉ किया जाता है, और इसके कॉर्नर्स जो होते हैं दोनों साइड वाले वो एक्स एक्सिस को टच करते हैं इसके अंदर। अब कई जगह ये नहीं दे रखा है ऐसा, लेकिन जितनी जगह जो अच्छी किताबें हैं उनमें सब जगह ये दे रखा है, और कईयों ने इसको बिल्कुल ही जहां टच नहीं किया हुआ वो एक ही तरीके का होता है। अगर उसका नाम कर्व है तो दो चीजों को अगर मिक्स कर दिया गया है, जैसे कि फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन को और फ्रीक्वेंसी कर्व को अगर किसी ने बाय चांस दोनों चीजों को एक साथ मिक्स कर दिया, तो यहाँ पे जो नीचे मतलब मिक्स कर दिया, वो अलग अलग कैटेगरी के दो ग्राफ्स हैं। ऐसे तो लॉजिकली ये दोनों मिक्स करने वाले नहीं है, दो अलग ग्राफ्स किसी कारण से बने हैं, इसको ऐसे नहीं करते। और ये तब बनता है, मैंने तुमको बताया था, जब बहुत सारी सब कैटेगरीज आ रही होती हैं, और जब बहुत सारी सब कैटेगरीज आ रही होती हैं तो जो ये कॉर्नर होता है इसका, जो दोनों साइड का, ये टच नहीं कर रहा, मतलब यहाँ पे एक्सिस को। तो लेकिन कई ग्राफ्स ने, कई बुक्स ने इसको सीधा ऐसे शो करके, ऐसे करके कि भाई कैटेगरीज भी बड़ी हैं, कंटिन्यूस भी नहीं इतना, मतलब ग्राफ भी इतना पतला नहीं है, लेकिन फिर भी बीच में उन्होंने कॉर्नर्स जो हैं लास्ट वाले वो ओपन छोड़ दिए हैं। उन्होंने वो उसका नाम जो कंफ्यूज कर गए हैं कि ये गलत तरीके से रिप्रेजेंट करना हुआ। एक सेकंड में बताती हूँ क्या बोल रही हूँ, उसके अंदर ड्रॉ करती हूँ। वो गलत है, ये दो चीजें हैं, अलग अलग हैं, ठीक है। तो जो मैं बोल रही हूँ वो है ये वाली चीज कि ये जो कॉर्नर है ये टच करना चाहिए हमेशा नीचे, अगर ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन है, ठीक है, पॉलीगॉन है।
लेकिन अगर ये फ्रीक्वेंसी कर्व है तो ये फ्री फ्लो एंड से चल रहा होगा, इसके कॉर्नर्स नहीं मिल रहे होंगे, मतलब इसको यहाँ ज़रूरी नहीं है कि इसको सेंटर से ही जोड़ा जा रहा होगा, यहाँ देखो सेंटर से नहीं जोड़ा जा रहा, और फिर इसके जो किनारे हैं वो ओपन रह सकते हैं ऐसे करके, नहीं तो टच नहीं करते। ये दो चीज़ों को कई बुक्स ने एक दूसरे में मर्ज कर दिया कि भाई ऊपर से तो दिखा दिया ये वाला और नीचे से दिखा दिया ये वाला, तो दिस इज़ वेरी कंफ्यूजिंग और मेरे हिसाब से ये गलत है। और जिन्होंने अच्छे से, जैसे इस बुक ने एक बुक में और चेक किया जो अच्छी स्टैंडर्ड की बुक्स है उन्होंने इन दोनों ग्राफ्स को अलग किया है ऐसे करके, तो उन्होंने दोनों को मर्ज कर दिया क्योंकि दोनों का नाम फ्रीक्वेंसी चल रहा था, मे बी इसकी वजह से कई लोगों ने इसको ऐसा कर दिया, पर ये उसको अलग अलग समझ के चलना। अब क्या करना है इसके अंदर कि नेक्स्ट जो है लाइन वाला, तो लाइन वाले में देखो क्या चल रहा है कि भाई जो है उसी का डॉट है, सीधे डॉट्स को और ये बना दिया गया है। और अगर ये ही तो फर्क है इस वाले में और इस वाले में, दोनों में, कि भाई इसके कॉर्नर्स इसको इसके साथ टच थोड़ा ना किए गए, ये चीज थोड़ी हुई, ऐसे थोड़ा ना किया गया था इसको। अगर इसको यहाँ से टच कर दोगे तो ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन होता है। ये तो यहाँ पे बीच में जो ये डट 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 लाइनें लगी हुई हैं ये होती नहीं, इसको मिटा दिया जाता है, तो दिखने में ये ऐसे ही दिखता है। और यही इसी से पता चलता है जब इसके कॉर्नर्स को जोड़ दिया जाता है नीचे कि ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन की बात हो रही थी, ना कि लाइन की। अगर ये हटा दोगे, ये चीजें हटा दोगे तो ये लाइन डायग्राम्स है। तो ये बहुत ही कंफ्यूजिंग कंसेप्ट में, कई जगह बहुत कंफ्यूजिंग कंसेप्ट है, लेकिन जब तुम किसी सॉफ्टवेयर को भी देखोगे तो भी वहां पे तुम्हें क्लियर हो जाएगा इसके अंदर। तो सॉफ्टवेयर में ज्यादा गलती नहीं होगी इसके अंदर। तो दिस इज लाइन, दिस इज पॉलीगॉन एंड दिस इज कर्व, तो इसीलिए इसको कर्व बोला गया ऐसे करके, ठीक है। अब आ गया अगले वाला क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाला। अब ये अपने ने यहां तक करना है। अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या चीज थी, ये तुमने शायद पढ़ा है या नहीं पढ़ा, मुझे ध्यान नहीं। इसमें था, इसको ऐसे समझो कि भाई जैसे कि इस ग्राफ से समझो कि जो क्रिकेट मैच चल रहा होता है तो उसमें क्या होता है कि भाई पहले 5 ओवरों में कितने रन बने जी, पहले 5 ओवरों में, तो वो बोलता है कि भाई 15 रन बने, ठीक है। फिर 5 से 10 ओवरों में कितने रन बने, वो कहता 25। लेकिन हम टोटल क्या देख रहे होते हैं कि पहले 5 ओवर 15 रन बने, अब 10 ओवर हो गए जी, कितने रन बने, वो कहेगा कि पहले में तो 15 बने थे, दूसरे में 25 बने हैं, अब दोनों का टोटल हो गया 40। तो इसको क्या करते हैं, इस टोटल को कैसे करते हैं कि भाई अब उसके बाद क्या होगा कि इसको 40 को अगले ओवरों में 5 ओवर में कितने बने 18, तो टोटल हो गया 58। फिर अगले में कितने बने 58 प्लस 14। फिर वो कहता है कि भाई अगले 5 ओवरों में 14 रन बने, तो 20 ओवरों का 72। तो दिस इज कॉल्ड क्यूमुलेटिव, कि भाई ऐसे एक फर्स्ट वाली जो होती है वो तो एज इट इज लिख दी जाती है, उसके बाद हर चीज ऐसे करके एंगल से जोड़ दी जाती है। सिंपल सा याद रहेगा, जैसे कि ओवरों में जोड़ते हैं क्रिकेट मैच के अंदर, कि अगले 5 वाले को कैसे जोड़ोगे, पिछले वाले के साथ जोड़ते जाओ तो बदलेगा 20 ओवर में इतने बने, तो 15 ओवर वाले मेरे जोड़ के रखने पड़ेंगे तभी आगे वाले जुड़ेंगे। तो ये है, तो ये जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाला है, इस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाले को ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं इसके अंदर कि उसका स्कोर दिख रहा होगा कि, और वो क्या, इसमें फर्क क्या है इसके अंदर कि भाई ये हमेशा ऐसे से जा रहा होगा, बढ़ता जा रहा है ना, मतलब क्योंकि ये मात्रा यहाँ पे बढ़ती जा रही है 15, 40, 58, 72, 93, 111। बाकियों में क्या होगा, ये ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन इसके अंदर क्या होगा, क्योंकि 15 से आगे भले एक ही रन बनाओ तो 16 जाएगा, तो ये वाला हमेशा ऐसे ही जाएगा, कब होगा। इसीलिए इसे, और रिप्रेजेंट नाम, इसलिए जो लेबलिंग है, जो नेम लिख रहे हैं हम, टाइटल लिख रहे हैं, उससे भी एक्चुअली पता चलता है कि ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखा गया था। लेकिन जब अपने टीवी पे देख रहे हैं तो वो थोड़ा ना लिख रहे हैं क्यूमुलेटिव, हमें खुद समझ में आ रहा है उसके अंदर कि भाई वो जो ग्राफ है वो पिछले वाले के ओवर के साथ जुड़ के बन रहा है उसके अंदर। भले अगले ओवरों में जैसे यहाँ 15 बने और अगले ओवर में 5 ओवरों में एक ही रन बनाओ, 16 रन बने, और भले अगले ओवर में एक 0 ही बनाओ, तो हम 16 पे ही खड़े हैं ऐसे करके, तो वो हमेशा ऐसे आगे की तरफ बढ़ने वाला बनेगा एक तरीके से। तो ये उससे आइडिया होता है कि भाई क्या चल रहा है। और कई लोग इसको ऑगिव भी बोलते हैं, इसका नाम द डायग्राम इज मेड इज कॉल्ड ऑगिव स्मूथ एस शेप कर्व। ये मुझे नहीं पता इसका क्या बोला इन्होंने, स्मूथ एस शेप, ये एस शेप ऐसे है या कैसे है, ये मेरे लिए भी क्वेश्चन मार्क है, मुझे इसका आंसर नहीं मिला, पर इसको ऑगिव बोलते हैं। इसका कोई मुझे मिलेगा आंसर तो मैं तुम्हें बताऊंगी इसके अंदर। तो इसको बोलते हैं स्मूथ एस शेप, और स्मूथ मतलब क्या, शायद ये
एस ऐसी चीज होती है या एस ऐसी चीज होती है जिसको स्मूथ कर दिया गया है, आई डोंट नो, इसका लॉजिक भी मुझे नहीं मिला, बस इसको बोला जाता है, बस एक नाम इसके अंदर याद रखना, ये क्वेश्चन मेरे दिमाग में भी है इसके अंदर। अब आया है अगला स्कैटर्ड वाला। जो स्कैटर्ड वाला है उसके अंदर सेम ही चीज का एक तरीके से समझ लो कि भाई जो डेटा होगा उसको रिप्रेजेंट किया गया है, इसको ऐसे समझो जैसे कि भाई ये एक ही टाइप का बताया है इसके अंदर, वरना लगभग इसने सारी बुक्स में सब बता दिया था, इसने इसका एक ही टाइप बताया है। और स्कैटर वाले के कई मल्टीपल 2-3 टाइप्स होते हैं, मैं बता देती हूँ। 2-3 टाइप्स का मतलब क्या होता है कि जैसे कि ये एक ग्राफ है और उसके अंदर एक ग्राफ बन रहा है ऐसे करके, तो इसमें जो क्या होता है कि जैसे यहाँ नंबरिंग लिखी हुई है, ये नंबरिंग लिखी हुई और ये एक नंबर लिखी हुई, तो एक तरीके इसमें क्या हो रहा है कि ये देखा जा रहा है कि ये जो डेटा है ये लगभग ऐसे जा रहा है एक तरीके से, और जैसे एक टाइप का, लेकिन इसमें ये एक तरीके पॉजिटिव वाला इसको बोला जाता है, पॉजिटिव इसका, ठीक है, रिलेशनशिप शो हो रहा है इसके अंदर। और ये इसका मेन पर्पस स्कैटर डायग्राम का यही बताना कि जो ये वेरिएबल हैं दो जो चल रहे हैं, 2 डिफरेंट वेरिएबल्स प्लॉट किए जाते हैं और इसके अंदर ये बताया जाता है, जैसे कि बोला जाता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल इस पे प्लॉट किया जाता है और डिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ प्लॉट किया जाता है, और बताया जाता है दोनों के बीच में कैसा सा रिश्ता चल रहा है। कैसा सा रिश्ता मतलब अगर एक चीज बढ़ती है तो उससे दूसरी चीज पे क्या फर्क पड़ता है, मतलब अगर मान लिया कि भाई 10 से 20 की तरफ जा रहा है तो इसका मतलब ये 60 से 80 की तरफ जा रहा है, ऐसे करके ये वाला ये आ गया कि भाई हाँ। उसके बाद 30 वाले का क्या हुआ, 30 वाले का अगर 80 से कम रह गया तो यहां आएगा ना, और अगर 40 वाले का फिर कोई ट्रेंड अगर ऊपर चला जाए ऐसे करके, तो इट मीन्स कि कोई रिश्ता सा नहीं बनता। वरना ज्यादातर लोगों में जैसे जो डेटा आता है वो एक ट्रेंड शो करता है कि या तो सारा डेटा ऐसे 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 आ रहा होगा ऐसे करके, जो दिखा रहा होगा कि भाई ये चीज ऊंचाई की तरफ जा रही है, कि एक चीज की वैल्यू बढ़ती है तो दूसरी की भी बढ़ रही है। अगर 20 की तरफ जाते हैं तो ये 80 की तरफ जाता है, 40 की तरफ जाते हैं तो ये 120 की तरफ जा रहा है, अगर 50 की तरफ जाते हैं तो ये कोई मतलब 140 की तरफ जा रहा है ऐसे करके। तो जैसे जैसे एक साइड का अगर कुछ सामान बढ़ रहा है, जैसे वेट बढ़ रहा है तो सिस्टोलिक प्रेशर भी बढ़ रहा है ऐसे करके। तो ये उसका प्रैक्टिकल एग्जांपल है कि ये पॉजिटिव रिलेशनशिप शो करता है। अगर ये चीज नेगेटिव हो जाए किसी चीज में कि भाई जो डेटा आ रहा हो कि भाई अगर 20 हो उसके अंदर तो 20 वाले का आंसर यहाँ पे 140 आ जाए, और अगले वाले का जैसे कि 30 हो जाए तो उसका अगर उसका यहाँ पे आ जाए तो उसका मतलब ये रहे कि, और 40 वाले का कुछ यहाँ आ जाए तो इट मीन ये डेटा ऐसे नीचे की तरफ जाएगा। तो दिस इज कॉल्ड नेगेटिव रिलेशनशिप। तो इसमें पॉजिटिव ये वाला एक है, नेगेटिव वाले का ये नेगेटिव होता है या कोई रिलेशनशिप नहीं है, मतलब जो डेटा है वो ऐसे 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 को पॉइंट्स इतने सारे। तो ये जैसे ये डेटा है वैसे ये डेटा कोई मतलब नहीं, जैसे मैंने बताया 40 वाला कि भाई ऐसे 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 कहीं से भी हो रहा होगा तो जिसका नो रिलेशनशिप बोलते हैं कि उन दोनों वेरिएबल्स में कोई रिश्ता नहीं आ रहा ऐसे करके, ठीक है। और ये सबसे कॉमन होगा जो हम आगे बढ़ेंगे, कोरिलेशन एंड रिग्रेशन वगैरह आगे जब टॉपिक क्लास में सबसे मुश्किल टॉपिक्स में आता है उस टाइप के डेटा को ये प्रेजेंट करते हैं इंडिपेंडेंट रिलेशनशिप शो करने के लिए। तो अगर स्कैटर डायग्राम यूज कर रहे हो तो वो बाय डिफॉल्ट ये समझा जाता है कि वो रिलेशनशिप शो हो रहा होगा उसके अंदर 2 वेरिएबल्स का। तो ऐसे ही नहीं है कि कोई भी मन किया तो वो कोई भी डायग्राम कोई भी चार्ट बन जाएगा, उसके अंदर ग्राफ बनाओ चार्ट बनाओ कुछ भी बन जाएगा। जिस तरीके का डेटा है और उसमें तुम क्या चीज शो करना चाहते हो उसके लिए कौन सा ग्राफ बनाया जाता है, ये है इसकी पूरी कहानी इसके अंदर, ठीक है। अब आ गया बॉक्स प्लॉट या विस्कर प्लॉट बोलते हैं, और ये वाला जो होता है ये समझ लो जैसे तुमको मैंने आगे एक बताऊंगी अभी शायद इसमें इंटरक्वार्टाइल रेंज और 75%, ये शायद तुमने पढ़ा है, आई डोंट नो 10th में ये पढ़ा था। क्वार्टाइल क्या होता है, इंटरक्वार्टाइल क्या होता है, और 78% या Q1 Q2 Q3 ये कोई वर्ड्स पढ़े थे कभी, याद है किसी चीज के? तो तुमको याद है तुमने शायद पढ़ा हो, नहीं तो मैं बताती हूँ इसके अंदर कि इसमें क्या होता है। इस पूरी कहानी को भूल जाओ, इसके अंदर पहले तो ये वर्ड समझना पड़ेगा कि ये है क्या। जैसे कि कोई पूरा डेटा हुआ, उस पूरे डेटा को अगर तुम बोलो कि ऐसे स्प्रेड था किसी तरीके से, तो उसके अंदर तुमने क्या किया कि
इस एक्सेस को छोड़ दो। एक तरीके से तुम 1 से लेकर 100 तक लेके जा रहे हो, जो हम बोल रहे थे। तो अब मैंने कहा कि 25% का, 50% का, 75% का, ऐसे करके तुमने मार्क लगा दिए तीन पार्ट्स में, 4 पार्ट ऐसे करके कि एक तो 0 हो गया, एक यहाँ हो गया 100। अब जो भी डेटा है जिस तरीके से वो है, जैसे कि मैंने बोल दिया कि भाई अब बताओ कि भाई कितने नंबर आए तुम्हारी क्लास में, 18 लोगों के, हमारे कितनों के नंबर थे। तो हमने देखा कि ज्यादातर लोगों के यहाँ पे थे, मतलब ऑलमोस्ट 50 से 70 के बीच में थे, 5-7 लोग ऐसे करके। और बाकियों के किसी के यहाँ पे भी हो सकते थे और किसी के यहाँ पे भी हो सकते थे, ऐसे करके। तो उससे क्या मतलब, उससे फायदा क्या, मतलब ऐसा समझने से या ऐसा डायग्राम बनाने से फायदा क्या, मतलब ये 25 का, 50 का, 75 का क्या फायदा। मतलब ये जो पूरा डेटा होता है इसको कुछ भागों में बांट के देखते हैं कि 25% से कम वाले कितने थे, ये फिर देखा जाता है कि 75% से ज्यादा वाले कितने थे, क्योंकि ये कहा जाता है आउटलायर्स। कोई भी जो डेटा होता है ज्यादातर इसी रेंज के बीच में मिल जाता है, इसे कहते हैं एवरेज रेंज। एक मतलब थियोरेटिकली इसका कोई मतलब वो नहीं होता, डेफिनेशन नहीं है एवरेज रेंज बोलने का। मैं इसको अपनी लैंग्वेज में एक एवरेज रेंज बोल रही होती हूँ कि मुझे समझने के लिए कि ज्यादातर बच्चे क्या होते हैं 25 से 75 तक के होते हैं, या इतनी सी रेंज में चले थे। अब मेडिकल में हमारे साथ क्या है कि हम 50% वाला जो बच्चा है वो मेडिकल में जा ही नहीं सकता, तो हम तो यहीं लटक रहे होते हैं अगर मार्क्स की बात करें। लेकिन क्योंकि हमारे लिए मार्जिन ही यही डाला गया है। किसी और तरीके का जब तुम डेटा ले लोगे, मतलब किसी भी तरीके का जब तुम डेटा इकट्ठा करोगे, तो तुम देखोगे ज्यादातर जो उसका वैल्यूज, अगर तुमने 1000 लोगों को लिया है तो लगभग 800 के आसपास इसी एरिया में आएंगे। ये एक तरीके का उनका डिस्ट्रीब्यूशन आता है। तुम देखना उसके अंदर, तुम देखो जितना सैंपल साइज बढ़ता जाएगा उतना इस एरिया के अंदर जाने के चांसेस ज्यादा होते हैं, और ज्यादातर एवरेज 50 के पास आने के चांसेस होते हैं। ये ओवर द टाइम समझ आने लग जाएगा तुमको, जो बता रही हूँ क्यों बता रही हूँ। तो उसमें क्या होता है, लेकिन ये हर एक 100% केसेस में नहीं होता, मैक्सिमम केसेस में ऐसा होता है कि अगर तुम कोई एक्सपेरिमेंट तुमने 50 बार किया, तो अगर उसको पूरा एवरेज निकाल के देखोगे यार 50 बार किया और ज्यादातर क्या लोगों का आया, तो यही आया एक तरीके से, ऐसे करके इस तरीके से। लेकिन अगर तुमने उसको कम बार किया, या तुमने जिस लोगों पे किया वो तुम्हारा सैंपल ही अलग था, वो क्या बोल रही है, कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज है लेकिन उसको और सिंपल बताऊंगी। अभी के लिए सिर्फ इतना समझ लो कि कोई डेटा होता है, उसको 2-3 पार्ट समझने के लिए कि वो कैसे फैला हुआ है, तुम्हारे क्लास में किस तरीके के बच्चे हैं, जिनका मेंटल आईक्यू या वो 10th 12th के कैसे नंबर थे, ये समझने के लिए इस तरीके से पार्ट्स में डिवाइड करके देखा यार 50 से 75 के बच्चे इस एज के हैं, इससे नहीं है, इससे नहीं है, इससे नहीं है। तो इसको एक तरीके से 4 कैटेगरीज में डिवाइड करके, और इनका मान लिया ग्रेडिंग कर ली, ये वाले थे सी वाले हैं, ये बी वाले हैं, ये ए वाले हैं, और ये ए प्लस वाले हैं, एक तरीके से। तो इस तरीके से जो नंबर ग्रेडिंग करके उनको देने के लिए, और 3 या 4 पार्ट्स में उस डेटा को डिवाइड कर देते हैं। अब इससे क्या होता है कि भाई इसे समझ में आता है एक तरीके से, जो इनका नाम लिख दिया। अब इसका नाम लिखा है जैसे कि Q1, इसका कलर दिखाते हैं, इसका जो 25% वाले का है इसका नाम है Q1। अरे यार कलर नहीं दिख रहा इसमें, इसको करते हैं, हाँ ठीक है Q1। अब उसके अंदर जो दूसरा वर्ड है इसका, ये जो सेंटर है वो होता है Q2, और ये जो 75% होता है इसको कहते हैं Q3, ऐसे करके। तो ये Q1 25% वाला एरिया को इन तीनों जगह का नाम लिख दिया, 25% या 50% या 75% कहने के बजाय इसको Q1, Q2, Q3 लोकेशन बोलते हैं, एक तरीके से लोकेशन एक तरीके से उसकी, ठीक है। और अब देखा जाएगा तो यहां से लेकर यहां तक, मतलब Q3 से -Q1 जितना आएगा, मतलब 75 में से 25 माइनस करके वो जो एरिया बनेगा उसको बोला जाता है इंटर क्वार्टाइल रेंज, जो मैंने ये तुमको ये बताई थी। दिस इज द इंटर क्वार्टाइल रेंज। क्वार्टाइल चीजें हैं ये, क्वार्टाइल बोला था, क्यू वर्ड इसी से आया क्वार्टाइल से, और इसलिए बोला था। तो अब ये क्या हुआ कि भाई ये तो हुई अपर हिंज बोलते हैं, जैसे दिस इज उसको छोड़ो इतना अभी के लिए इतना समझो कि Q1, Q2, Q3 नाम की कोई चीज थी, इन तीनों लोकेशंस का नाम रख दिया गया। और अगर इन तीनों इसको आपस में माइनस कर दो, 75 का एरिया इसमें से, मतलब 20, ऐसे नहीं कहना कि 50 बचा,
75 को 25 से माइनस करोगे तो 50 बचा, तो ये 50% लगभग जो डेटा, और इधर का 50% अलग, ऐसे करके। तो लगभग इस 50% डेटा के अंदर, लोकेशन के अंदर लगभग डेटा आ जाता है, और जो इधर या इधर आता है वो एक तरीके से आउटलायर बोला जाता है कि भाई एवरेज से कुछ अलग ही, कुछ ज्यादा इंटेलिजेंट या कुछ बिल्कुल ही बुद्धू लोग हैं, ऐसे करके। तो ये जस्ट समझने के लिए, एक अलग तरीके से उस डेटा को समझने का, जैसे कि यहाँ पे कि उसका रिलेशनशिप समझने के लिए कि वो डेटा प्लस की तरफ जा रहा है या माइनस की तरफ जा रहा है। तो अगर कोई डेटा ऐसा है जिसमें रिलेशनशिप समझना है तो उसको इस तरीके से प्लॉट करते हैं, लेकिन अगर उस डेटा का फैलाव देखना है तो उसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं एक तरीके से। अब मतलब बनाया, अब इसका एक तरीका होता है, इसी तरीके का जो खिचड़ी को समझने के लिए उस ग्राफ को ऐसे प्लॉट किया जाता है सारे डेटा को, जिसके अंदर क्या क्या किया गया इन्होंने, ये देखा, ये वर्ड लिखा आउटलायर, ये देखो वर्ड जो इस रेंज से बाहर चला गया, मैक्सिमम वैल्यू इसके अंदर, मैक्सिमम वैल्यू हमारी कितनी, जैसे 100 है, तो इस तरीके से इन्होंने क्या किया कि एक लाइन बनाते हैं, बीच में एक बॉक्स बनाते हैं, और बॉक्स के बाद किनारे हैं एक तरीके से। तो ये मिनिमम वैल्यू हो गई, ये मैक्सिमम वैल्यू होगी, और ये जो अपर पॉइंट है वो हो गया 75%, और एक जस्ट इसके सेंटर से थोड़ा सा नीचे होता है 50%, जिसे Q2 बोला गया, और इसको बोला गया मिनिमम वाले को 25%। तो अभी सिर्फ इतना ही समझो, इससे ज्यादा नहीं इसके अंदर, कि बस एक अलग तरीके का ग्राफ सा बन रहा है। और ये वाला ग्राफ है ना, अगर किसी ने स्टॉक मार्केट देखा है, अगर उनके ग्राफ्स देखे हैं, और वो तुमने अगर वो ध्यान से देखा हो कि स्टॉक मार्केट नीचे जा रहा है, ऊपर जा रहा है, तो वो इस तरीके के ग्राफ्स यूज करते हैं। तो ये क्योंकि हमारे मेडिकल वाले के अंदर जो हम यूज करने वाले हैं, तो उसमें एग्जांपल जैसे कि बताया गया कि 153 सेंटीमीटर क्या इन द डायग्राम, 153 सेंटीमीटर एंड 180 सेंटीमीटर आर द मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यूज। ठीक है, अब मे बी ये हाइट का हो सकता है एक तरीके से, है ना। और 159 सेंटीमीटर, 164, 178 सेंटीमीटर कॉरेस्पॉन्ड टू Q1, Q2, Q3 रिस्पेक्टिवली। और मीन इसका ये, मीन क्या होता है आगे देखेंगे इसके अंदर, पर एक तरीके से ऐसे शो करना है। लेकिन ये क्योंकि शो करने का एक तरीका है, और जिन हमको ही पढ़ने में इतनी दिक्कत है, और आम आदमी इसको पढ़ नहीं सकता, तो ये जो यूज करना हम अपनी थीसिस वगैरह में या किसी चीज में जहाँ पे किसी लैंग्वेज वाले बंदे को, कोई आम बंदे को अगर वो पढ़ना उसको समझ नहीं आएगा, तो ये कम यूज होता है। यूज हो सकता है अगर हमको ये चीजें रिप्रेजेंट करनी हो कि मुझे Q1, Q2, Q3 किसी तरीके से दिखाना हो, तो मैं किसी और ग्राफ में नहीं दिखा सकती उसके अंदर। अगर मुझे उसकी रेंज समझानी है कि वो रेंज ऐसे से फैली हुई थी, तो मैं नहीं समझा सकती किसी और तरीके से। तो अगर मेरी रिक्वायरमेंट है तो मुझे ये ग्राफ यूज करना ही पड़ेगा। लेकिन अगर मैं किसी और तरीके से उसको समझा रही हूँ कि नॉर्मल बाकी चीजें समझा रही हूँ, तो Q1, Q2 अगर मुझे नहीं समझाना है तो कोई और ग्राफ यूज करो उसके अंदर। और ये ग्राफ यूज करोगे तो Q1, Q2, Q3 किसी और, जैसे कि तुमने जो थीसिस बनाई वो कोई और डॉक्टर या जिसको इसकी समझ है वही उसको यूज कर पाएगा। तो ये इसकी प्रॉब्लम होती है। तो यूज करना है जहां रिक्वायरमेंट है, वहां कोई और ग्राफ भी नहीं है, यही यूज होगा और कोई यूज भी नहीं होगा उसके अंदर। तो इसके अंदर क्या है कि अब इससे आउटलायर ये बता, एक वर्ड क्या, मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू, 25%, 50%, मीन एक तरीके का कुछ होता है, लगभग सेंटर, वो बाद में बताऊंगी, ये वर्ड ही छोड़ देना। इसको बॉक्सी बोला गया और विस्कर बोला गया। इस पूरी क्या कहते हैं उसे, ये जो साइड वाली पाइप सी होती है एक तरीके से, जो लाइन है, इसको विस्कर बोलते हैं, इसको बॉक्स बोलते हैं, ऐसे करके। तो ये बॉक्स एंड विस्कर इसको बोला जाता है। तो ये डेटा जैसे हाइट इसमें शो हो रही है इसके अंदर, और ये तुमने बहुत जगह लाइन, ये जो ये 2 लाइनें लगी हुई हैं, और पहले वाले में भी लगी हुई थी, यहाँ देखो यहाँ लगी हुई है, और ये यहाँ भी लगी थी, कहीं एक और जगह लगी हुई थी, ऐसे करके। तो डबल जो लाइनें लगी होती हैं, ये तो उन्होंने गलत, ये ढंग से नहीं, ये तो ग्राफ के अंदर की लाइनें हैं। ये देखो एक्स एक्सिस पे लगी हुई है लाइन, और भी मेरी तरफ से कहीं लगी हुई थी, और यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे लगी हुई लाइन। इसका ये मतलब होता है कि जैसे जो कॉर्नर जो अपने शुरू करते हैं, जैसे इसमें जो ये ग्राफ में तुम देखोगे तो जो कॉर्नर है वो एक वैल्यू से शुरू होता है, जैसे यहाँ 10 है और इसके लिए 60 है, यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं लिखी हुई, तो क्या करते हैं, इस 2 लाइन का मतलब ये है, समझ लो कि भाई कंटिन्यूसली डेटा, मतलब वो सीधा वही यहीं से वैल्यू शुरू हो रही है। मतलब क्या, मतलब कि यहाँ पे भी 45 के बाद इन्होंने यहाँ कोई वैल्यू शो नहीं करी, 0 या कुछ नहीं लिखा। तो जहां पे ये, जहां ग्राफ्स में नहीं लिख रहे होते, ये स्टार्टिंग पॉइंट नहीं बता रहे होते, ज्यादातर उसमें ऐसा करते हैं कि भाई ये 2 लाइनें लगा दो, समझ लो कि
यहीं से डेटा शुरू हो रहा है, शॉर्ट कर दिया एक तरीके से, मतलब ग्राफ शॉर्ट कर दिया। वरना अगर तुम यहाँ से ये 45 50 अगर यहाँ से 0 लिखने के बाद में या तो तुम 40 लिखो यहाँ पे कॉर्नर पे, तो ये लाइनें लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर तुम यहाँ 40 नहीं लगाते, सीधा 45 से शुरू कर दे, तो इसका क्या मतलब है कि ये वाला जो पूरा एरिया है, क्या ये 45 का मतलब है, 45 का मतलब है? मतलब मैं इसको ये कह रही हूं कि जब तुमने इस चीज को ये 5 है, ये भी 5 है, ये भी 5 है, ये भी 5 है, ये भी 5 है, इस ये जो विड्थ है इसको तुम 5 बता रहे हो, तो ये वाली जो विड्थ है जो स्टार्ट हो रही है, इसको कोई कैसे समझे? तो इसको समझने के लिए, इसको समझने की जरूरत नहीं है, इसकी जो ये विड्थ है वो उसको तुम डिसॉल्व कर दो ये 2 लाइनें लगा के, कि भाई इसको मत समझ लेना कि ये 5 है या ये 6 है या 7 है, इसमें कंफ्यूजन ना हो। इसीलिए मैं सीधा 45 से शुरू कर रहा हूँ, जैसे यहाँ 20 से शुरू कर रहा हूँ, तो लगभग क्या होता है इसमें यहाँ कॉर्नर 2 लाइनें लगा दी जाती हैं। वरना तुम इसके स्टार्टिंग पॉइंट्स बताओ एक तरीके से, तो मोस्टली जो ये स्टार्टिंग पॉइंट्स बता दिए जाते हैं वो सही रहते हैं। और क्योंकि उसके बाद क्या सीधा ही है, 0 के बाद में इन्होंने एक तरीके से 0 बताया और 0 के बाद 2011 बता दिया। अब यूं तो नहीं है कि 2001 2 3 4 5 6 लेके फिर 11 तक पहुंचे, ऐसे करके उन्होंने 0 बता दिया इसको, कि 0 से लेके इसको समझना कि एक एक्सिस बता दिया उन्होंने। तो हर किसी के अंदर 0 भी नहीं लिखना है कि भाई कि 0 लिख दो जी, कुछ ना ये लाने लाने से 0 लिखो, दैट डजंट मेक सेंस एनीथिंग, कि भाई इसका ये नहीं है। और भी तुम जब उसके ग्राफ्स देखोगे ना एग्जाम्पल, तो तुम्हें और इसका समझ आएगा यहाँ वाले कि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। ये देखो अब इसमें कॉर्नर में नहीं, इसमें नहीं आता, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली समझ गया कि 1 है 1.5 है, तो इसकी जो विड्थ है वो 0 है यहाँ पे। वरना ये कॉर्नर वाले स्टार्टिंग वाले पॉइंट्स लिखे जाते हैं, ये देखो यहाँ 0 लिखा हुआ है इसके अंदर इसके, तो ऑटोमेटिक अगर ये तुम उसी विड्थ पे चल रहे हो तो कई लोग मिस भी कर देते हैं कि हाँ भाई पता है ये वाली विड्थ थी इतनी, तो ये, लेकिन यहाँ सीधा 45 पे शुरू हो चुका है ऐसे करके, तो उसमें बताना जरूरी होता है। तो अब हम ये पढ़ रहे थे इसके अंदर कि भाई 2 लाइनें यहाँ पे इन्होंने लगाई है, इसका मतलब ये 0 से नहीं, सीधा 150 से समझ लो इसकी वैल्यू शुरू हो रही है। अब यहाँ पे इन्होंने जैसे कि अब ये जो हम अभी चल रहे थे, जो इसका हम यूज कर रहे थे, वो जैसे कि इन्होंने एक रेंज बताने के लिए कि एक 4-5 चीजें हैं, कोई वेरिएबल्स हमारे थे, उसका डेटा कैसे फैला हुआ है ये इस तरीके से शो हुआ कि भाई उसकी मैक्सिमम रेंज या मिनिमम रेंज क्या थी इस ग्राफ के ऊपर, ऐसे करके वो इससे समझ आती है। तो 4-5 वेरिएबल्स का बहुत सारा तरीके का डेटा इस ग्राफ से समझ में आ जाता है। कैसे कि अब ये देखो कि भाई इसने बोला कि फिजिकल एक्टिविटी का ये हम कहते हैं मिनिमम पॉइंट होता है, ये हम कहते हैं मैक्सिमम पॉइंट होता है। तो ये जो फिजिकल फंक्शनिंग स्कोर है, कोई वेरिएबल लेके चल रहे हैं, कुछ नापा होगा कि उसमें फिजिकल फंक्शनिंग का कोई नंबर दिए गए और कोई 50 लोगों पे 60 लोगों पे स्टडी करी गई, तो उन 50-60 लोगों का जो मैंने तुमको ऐसी लाइन करके और ये समझाया था कि 25% डेटा का है, 50 का है। अब ये तो एक लाइन हुई, एक तरीके से डेटा समझने का तरीका है। उसको कैसे सोफिस्टिकेट तरीके से दिखा सकते हैं, इस तरीके से कि भाई ये देखो कि उसकी मैक्सिमम रेंज ये थी, मिनिमम रेंज थी ये थी, लेकिन उसका जो बॉक्स है 25% से लेकर 50% तक डेटा इसी लाइन के अंदर खत्म हो रहा है, यहाँ पे इतने नंबरों में, और ये इसका जो डेटा है वो इस इतने में ही खत्म हो रहा है यहाँ तक। तो यहाँ पे इसका मतलब ये जो इसी की है, तो यहाँ पे मान लिया ये अगर ये 40 होगा शायद लिखा हुआ, तो ये 40 से लेकर लगभग ये मान लिया कि 65 था, तो 40 से 65 के अंदर इसका डेटा खत्म हो गया। लेकिन इसका डेटा यहाँ पे कोई 62 से लेकर ये 80 तक के बीच में खत्म हुआ, ऐसे करके। तो इतने से ही मतलब रिप्रेजेंटेशन से समझ में आ गया कि अब देखो इसकी मैक्सिमम वैल्यू या इसकी मिनिमम वैल्यू क्या थी, और ये ऊपर की तरफ है, उस मैक्सिमम वैल्यू की तरफ ज्यादा डेटा है, ये मिनिमम ये वाला कि मिनिमम की तरफ थोड़ा है, मैक्सिमम की तरफ वाली डेटा इसका रेंज नहीं हुआ। अब जो इसकी बीच वाली ये काली सी लाइन है, ये कभी यहाँ है, कभी यहाँ है, कभी यहाँ है, कभी यहाँ, ये क्या शो कर रही है, ये देखो इसका 50% यहाँ पे। तो जो इसका 50% था वो एरिया कहाँ जा रहा है इसके अंदर, मैक्सिमम वो कहाँ जा रहा है उसका, ये हमेशा मतलब मैक्सिमम डेटा उसका परसेंटेज कहाँ जा रहा है, ये और डेप्थ में सीखेंगे तो पता चलेगा। इसका मीन वैल्यूज होती हैं उसके अंदर, वहाँ इसका स्कोर दिखाया जाता है, तो मैक्सिमम वैल्यूज इसकी कहाँ जा रही है। तो अभी तक सिर्फ इतना ही समझो एक इस काली वाली पट्टी के अलावा कि ये कैसे रिप्रेजेंट हो रहा है, जब आगे वो समझाऊंगे तो ये और अच्छे से दोबारा समझ में आ जाएगा। तो ये सबसे कॉम्प्लेक्स में से आता है, लेकिन ये एक ही बारे में बहुत कुछ आइडिया दे देता है ग्राफ्स का, और इसका जो मेन
डॉटेड का या प्लेन का या लाइन डायग्राम का या किसी चीज का मकसद यही है कि तुम बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन बहुत इजी लैंग्वेज में रिप्रेजेंट कर दो। अब इसके अंदर बहुत कुछ डाल दिया गया जिसको समझ में आ रहा है ऐसे करके, ठीक है। अब आगे है स्टेम एंड लीफ प्लॉट। ये बहुत पुराना मेथड है, आज के टाइम में शायद कहीं यूज भी नहीं होता। ये है क्या चीज, स्टेम और लीफ वाला। ये समझ लो, एग्जांपल दिखाती हूँ कि जो ये डेटा है, जैसे कि ये बस एक समझने के लिए, कई आजकल तो शायद ये कहीं यूज भी नहीं होता, समझने के लिए कि भाई जैसे कि 116 है, 84 है, ऐसे करके। तो जैसे कि अरे बाबा है, सेव कर दिया तुमने। चलो जब तक ये हो रहा है। तो इसके अंदर क्या हुआ कि इसको लिखने का तरीका है, जैसे कि ये 116 था, तो इसमें क्या करते हैं, जैसे तुमको मैंने कल बताया था कि भाई हम ये इतना लंबे कोई 10-15 पॉइंट्स हैं, तो हम उसको ग्रुप वाइज बना रहे थे। अरे बाबा रे, एक सेकंड, इसको दोबारा खोलना। ओके, डन, ओके। हाँ, मान लिया इसको 116 था ये। तो अब क्या है, इसको लिखने का ही तरीका है। तो 116 को इसने कैसे लिखा है कि भाई जो पहले की जो दो वैल्यूज है ना, जैसे कि अगर 84 को इस पूरे के अंदर 84 आया है कहीं पे, समवेयर इट इज 84, 89 है, ये 84। तो जैसे 84 है ना, तो 8 को पहले लिख दिया जाएगा और 4 को फिर लिखा जाएगा। और अगर 89 है, इसके बाद में जो डेटा आया 89, ये रहा 89 समथिंग, तो 8 लिखा हुआ है और इसके आगे यहाँ लिख दिया जाएगा 9। तो इसको पढ़ा ऐसे जाएगा 84, 89, ऐसे लिखा जाएगा 92, 93, 99, 107, 116। तो जो है कि 120, 121, 121 फिर और 118 ऐसे करके। तो क्या करते हैं कि जो लास्ट की जो ये अक्षर होता है, उसको एक तरीके से लाइन मार के काट दिया जाता है। तो इसको बोला जाता है स्टेम और इसको बोला जाता है इसकी लीफ। ये पुराने टाइम में जब हाथ से ही डेटा समझने के लिए लिखा जाता था, उस टाइम का ये मेथड है, स्टेम एंड लीफ मेथड, जिसमें सिंपल सा डेटा समझने के लिए, जो तुमको मैंने पहले बताया था ग्रुप्स में डिवाइड करो जी, उसके बाद उसको समझने लगो, उसका फ्रीक्वेंसी समझने के लिए। तो ये उस तरीके से उसका उसी तरीके का एक दूसरा मेथड है ऐसे करने का। तो स्टेम एंड लीफ प्लॉट करते हैं सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग समझने के लिए इसके अंदर। और क्या चीज है, और नेक्स्ट है, मतलब ये सबसे इजी बेसिक्स, अगर स्टार्टिंग हुई होगी ना जहाँ स्टैटिस्टिक्स की, और ये डेटा को समझने के लिए लिखने के लिए लिखने लगेंगे, तो ये सबसे ओल्डेस्ट मेथड्स में है इसको लिखने का तरीका एक तरीके से। तो ऐसे कुछ रिप्रेजेंट करके इन्होंने छोड़ के रखा होगा अगर कहीं पे भी, तो इसका मतलब ये बहुत पुराना उस बंदे का तरीका है लिखने का। तो नेक्स्ट जो अपने हैं अभी तक के जितने तरीके देखे, उसमें नेक्स्ट है अपना स्टेम एंड लीफ के बाद फोटोग्राफ्स, माइक्रो फोटोग्राफ्स या डिजिटल इमेजिंग, जो जहाँ अपने एक्सरे वगैरह कर रहे हैं, सीटी स्कैन वगैरह, पीएटी वगैरह जो कर रहे हैं, वो सब आ रहा है। माइक्रोबायोलॉजी की अगर कोई डिजिटल स्कैनिंग वगैरह है उसकी, जैसे कहते हैं जो अपने देख रहे हैं कि पैथो की बुक के अंदर जितने डायग्राम्स थे वो जूम कर करके जो उनका एंगल लगा रखा था हर एक बैक्टीरिया वायरस का, वो वाली जो उस टाइप की जो होती है। या जनरल हमारी जो फोटोग्राफ्स जो यूज हो रही हैं, जो स्किन वाली के अंदर जनरल मेडिसिन में, या सर्जरी में, सर्जरी करने के बाद कट कैसा लगा, बाद में वो कैसे कैसे इंप्रूव किया, उस तरीके की जो फोटोग्राफ्स यूज होती हैं। तो हर कैटेगरी के अंदर अलग अलग तरीके का जो इमेज यूज हो रही है, तो वो भी एक तरीका रिप्रेजेंटेशन है। और कंबाइंड जो डायग्राम्स है, कंबाइंड डायग्राम्स में क्या आता है, दो ग्राफ्स को मिक्स कर दिया, जैसे कि ये वाला कि भाई एक तो ये हमारा कैटेगरीज थी ऐसे करके, और इसके अंदर ये क्या बनाया गया, अब क्योंकि इनके बीच में स्पेस है तो ये क्या चीज है, बार डायग्राम्स। तो एक तरीके का ये कोई बार डायग्राम्स है इन चीजों का, कैटेगरीज का, और उसके ऊपर एक और चीज प्लॉट कर दी गई है, उसके ऊपर एक लाइन डायग्राम बना दिया है ऐसे करके। तो ये क्या चीज है,
क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी है उन लोगों की, और नंबर ऑफ कंप्लेंट्स एक तरीके से उसका। तो ये बार डायग्राम के अंदर एक और डायग्राम बना दिया गया, तो दो डायग्राम्स मिक्स हैं इसके अंदर। तो इसमें क्या किया गया इन्होंने, ग्राफ क्या था इसके अंदर, दिखता कैसे, टेबल। तो कोई भी जब पहले डेटा आता है, सबसे पहला पॉइंट ये था डेटा, और डेटा को पहले अरेंज करना। अब अरेंज करोगे तुम किसी चीज को, तो फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, डेटा को पहले देखा, फिर तुमने उसको अरेंज करा। अरेंज करने के बाद तुम उसका पहले टेबल बनाते हो सबसे पहले, तो ऐसे करके। अरेंज करने का क्या मतलब है, जैसे ये एक तरीके का खुद ही टेबल समझ लिया, ये एक खुद ही टेबल है अपने आप में। तो अब हम किसी और जब क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव और जो टेबल समझ के आए तो पहले उसका हम फ्रीक्वेंसी टेबल बनाते हैं एक तरीके से। तो अगर क्यूमुलेटिव परसेंटेज चल रही है, इसमें परसेंटेज निकाली गई है, तो इसके बाद में जब बनता है तो इसका ये बनता है आगे ग्राफ। तो फर्स्ट बेसिक ऐसा डेटा होगा हमारे पास में, फिर हम उसको सॉर्ट करके रखेंगे, सॉर्ट के बाद में हम उसका कुछ ऐसा टेबल बनाएंगे, और टेबल के बाद उसका कोई ग्राफ बनाएंगे। तो ये स्टेप्स हैं इसको बनाने के। तो क्योंकि इन्होंने पहले 2 स्टेप्स करके सीधे डाल दिए। अब जैसे इन्होंने बोला कि ये 5 कैटेगरीज हैं, उसके नंबर ऑफ इतने थे, अब नंबर के बाद इन्होंने कोई परसेंटेज भी डाल दी उसकी। तो इस परसेंटेज और वो भी क्यूमुलेटिव परसेंटेज, जैसे क्यूमुलेटिव जो तुमको मैंने पहले फ्रीक्वेंसी बताई थी, बोले कि 150 के अंदर 110 जोड़ दो जी, फिर उसके बाद 90 ऐसे करके, ऐसे ऐसे बताया था कि ऐसे करके जोड़ना है, ऐसे करके जोड़ना है, ऐसे करके। अब इसी चीज को इसने परसेंटेज बनाया, और परसेंटेज को आगे जोड़ता गया सेम तरीके से। अब इस परसेंटेज को इसने यहां शो किया है कि यहाँ पे इसने बोल दिया कि भाई 33%, दिस इज नॉट 33.3, दिस इज समथिंग एल्स। ये 40 कैसे आ गया, 40 का भी कुछ और है क्यूमुलेटिव परसेंटेज। इसमें क्या है 57। ओके ओके ओके, प्री एनेस्थेटिक प्री लेबोरेटरी है, ठीक है, प्री लेबोरेटरी आ गई 33 पे, और दिस इज नॉट राइट। ये ग्राफ के अंदर कहाँ है, 33 पे आना चाहिए ना, 40 के बाद ये 40 नहीं, ये गलत बनाया मैंने, नीचे और आना चाहिए था। उसके बाद क्या है, अच्छा एक चीज और होती है कि भाई इसके अंदर क्या होता है कि एक ये हमेशा तुम ये देख रहे हो दूसरा पॉइंट कि भाई ये हमेशा ऐसे की तरफ जा रहा है। तो जो ये कॉम्प्लेक्स वाला डायग्राम होगा उसके अंदर ये ध्यान रखा जाएगा कि तुमने भले ये जो डेटा इकट्ठा कैसे भी किया था, लेकिन जब इसको वो रिप्रेजेंट करोगे तो डिसेंडिंग ऑर्डर वाला रिप्रेजेंट करना है एक तरीके से इसके अंदर। तो पहले तो क्योंकि तभी ये ग्राफ एक साइड नीचे जाएगा और दूसरी साइड वाला क्यूमुलेटिव वाला ऊपर जा रहा होगा, क्योंकि हमने क्यूमुलेटिव वाला देखा था पहले वाला ऑगिव कि हमेशा ये वाला ग्राफ ऊपर जा रहा है उसके अंदर, उसी को हम ऑगिव बोल रहे थे, वरना उसका कोई मतलब नहीं है उसका देखने का, जैसे तुमको मैंने पहले बताया था। तो 2 ग्राफ्स को इसमें मिक्स किया गया, इसमें थोड़ा रिप्रेजेंटेटिव थोड़ा सा गलत है, पर मुद्दा इसका यही है कि भाई ये वाला ग्राफ जो मैंने तुमको बताया था कि ये ऊपर की तरफ जा रहा है, इस वाले ग्राफ को इसने बार वाले उसके इसमें इसके कैटेगरी वाले के साथ, ये वाले के साथ मिक्स किया है, ये वाले के साथ, बार वाले के साथ, ये वाले के साथ, बस। और इसमें भी उसने कोशिश करी है कि जो डेटा हो, भले मैंने 4, अब क्योंकि इसमें कोई पहले या दूसरे नंबर पे नहीं होता, मतलब हिंदू मुस्लिम और क्रिश्चियन अगर कोई और कैटेगरी है, अगर इनमें से क्रिश्चियन के नंबर ज्यादा होते तो उस क्रिश्चियन को इन्होंने पहले रखना है। नोट तुमने भले कैसे भी किया, क्योंकि इसका कोई यहाँ पे ऐसा तो नहीं है कि फर्स्ट सेकंड थर्ड कोई रैंकिंग चल रही हो या कुछ चल रहा हो इसको पहले शो करना है। ये हमेशा शो करते हैं जिसकी नंबरिंग ज्यादा हो रही है उसको ये देखने में समझने में इजी लगता है, इसलिए इसको हमेशा ऐसे ही बनाया जाता है लगभग। अब जैसे यहाँ पे जिगजैग बन रहा है एक तरीके से, तो ये भी मल्टीपल कैटेगरी से ऐसा नहीं बन सकता, पर मोस्टली जगह ऐसा बनाया जाता है कि हमेशा इसको ऐसा बनाओ कैटेगरीज, क्योंकि तुम्हारे हाथ में है तो इसको ऐसा बनाओ और इसके ऊपर लगाओ ऑब्जेक्ट ऐसे करके, तो ये उससे भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स बनता है उसके अंदर। लास्ट में है इसके 1-2 है स्पाइडर वाला, स्पाइडर चार्ट बोला जाता है, ये उससे भी कॉम्प्लेक्स इजी दिखता है, इसमें भी और तरीके की मैक्सिमम इंफॉर्मेशन कैसे समझ में आ सकती है इसको मैं बताती हूँ। इसमें क्या किया, ये ग्राफ समझने वाला सबसे ऐसा लगता है कि मुश्किल है, लेकिन नहीं है। इनमें क्या किया, मोस्टली जगह हम क्या कर रहे हैं कि भाई ए कैटेगरी 2 3 4 5 कैटेगरीज ऐसे करके, और पांचों की ये सिंपल एक वैल्यू उसमें डाल दी गई। अब ये करें, लेकिन ये और भी तरीके की कैटेगरी, मतलब ज्यादा इंफॉर्मेशन इस पे डल रही है। कैसे, अब ये देखो इसमें क्या है, अभी बीच में खिचड़ी को छोड़ दो, ऊपर वाली हेडिंग्स पढ़ो, 1 कैटेगरी 2 कैटेगरी 3 4 5 6, इस 6 को उसने क्या किया कि अब इस 6 का एक नंबर था, ये रहा यहाँ पे जो लाइट लाइन है, अलॉटेड बजट। पहले तो ये देखो अलॉटेड बजट क्या तुमको दिख रहा है, ये वाली जो लाइन है अंदर वाली, ये वाली, तो तुमको क्या दिख रहा है कि भाई अलॉटेड बजट के अंदर कुछ और इसने इसके ऊपर नंबरिंग कर दी, तो ये है इसका स्केल।
तो इसका मतलब ये जो सेंटर पॉइंट है इसका नंबर है 460, इसका पॉइंट का नंबर है 480। तो जो अंदर का पहले जो जाल बनाया गया, ऊपर वाली कैटेगरीज को छोड़ दो, जो अंदर जो जाल बनाया गया ये जैसे कि स्पाइडर का जाल बना हुआ है, तो ये जो स्पाइडर का जाल है ये तो हर किसी में सेम ही बनेगा, ये वाला अंदर वाला, और उसके ऊपर तुमने स्केलिंग कर देनी है। ये 460 480 इस पॉइंट का मतलब है, 500 इस पॉइंट का मतलब है, 520 इसका है, 540 इसका है और 60 इसका है, ऐसे करके। तो इस पॉइंट्स के पहले तो क्या मतलब है इस स्केलिंग के। अब तुम क्या शो करना चाहते हो, अब हम शो करना चाहते हैं इसका मतलब जो फर्स्ट सर्कल है ये जो अंदर वाले सर्कल का 0 और इस फर्स्ट पॉइंट का 480 आएगा। 480 इसके लिए भी है, यहाँ 480 है, इसके लिए भी 480 है, 480 480 480 और यहाँ पे 500 है तो 500 इसके लिए भी है, 500 इसके लिए भी है, 500 इसके लिए भी है, ये ले पॉइंट्स 500 है। अब 520 इसके लिए भी है, 520 इसके लिए भी, 520 ऐसे करके इस पॉइंट्स का मतलब ये है। अब वो उसने उसको घुमा दिया बस, मतलब एक तरीके से या तो ये चीज ऐसे सीधा स्प्रेड होती जो सबसे बेसिक है जो हम चार्ट लगाते हैं, लेकिन उस चार्ट को दोनों कॉर्नर से जोड़ दिया गया एक तरीके से उसके अंदर, तो इसको इकट्ठा कर दिया एक ग्राफ को। अब क्या किया कि अब इसको समझना कैसे कि भाई इन्होंने बोला अलॉटेड बजट, तो ये वाली डॉटेड वाली लाइन है, तो डेवलपमेंट वाले को ये कितनी मिली है, ये है 540, इसको 540 मिला, इसको कितना मिला 540, इसको कितना मिला उससे कम। अब ये कितना था ये हम इस स्केल से याद करेंगे कि भाई ये दोनों के बीच का है, तो दिस इज 520 दिस इज 540, इन दोनों के बीच का कुछ है यहाँ पे। तो ये इस तरीके से जो जो पॉइंट्स होते हैं तो वहां लिखने के बाद अब इन सारे पॉइंट्स को जोड़ा जाता है, तो एक तरीके से ये बना। अब उसके बाद दूसरा सेम उन्होंने क्या कि भाई एक्चुअल स्पेंडिंग कितनी थी, तो उन्होंने देखा कि भाई एक्चुअल स्पेंडिंग ये नंबर है, जो भी सेम चीज है कि पैसा कितना था और उसको कितना स्पेंड किया गया उसके अंदर। तो देखा कि डेवलपमेंट वाले के पास इतना पैसा था उसने इतना स्पेंड किया, ऐसे करके इतना था उसने इतना स्पेंड किया, इतना था उसने स्पेंड इतना किया। तो इससे समझ क्या आता है, ये जो रेंज, ये जो डिफरेंस है जो हम समझना चाहते हैं, ये जो डिफरेंस है हम समझना चाहते हैं ढंग से और ये देखना चाहते हैं। और यहाँ देखो कि भाई सेल्स वाले के पास बजट तो था नहीं, उसने बजट से ज्यादा स्पेंड कर दिया, और यहाँ देखा कि जितना उसको बजट दिया गया था उसने उससे बहुत ही कम स्पेंड किया, ऐसे करके। तो ये कंपैरिजन समझने के लिए ये वाला ग्राफ देखा जाता है उसके अंदर, ठीक है। तो ये स्पाइडर चार्ट बोला जाता है इसको। इसके अंदर मल्टी वेरिएंट होता है, सबसे ज्यादा होता है, मतलब सबसे ज्यादा कैटेगरीज मेरे को लगता है शायद इसी में शो हो पाती हैं इस तरीके से। मल्टी वेरिएबल डेटा प्रेजेंट होता है इसके अंदर से लगभग 1 2 3 कैटेगरीज को ना, इसको भी स्ट्रेट भी बना दो बहुत ज्यादा, ऐसा नहीं किसी और तरीके से शो नहीं हो सकता, इस तरीके से बेस्ट शो हो रहा होता है ऐसे करके। आगे है हीट वाले तुमने देखे होंगे, तो हीट वाले का मैं एग्जांपल तुमको दिखाती हूँ। हीट मैप का हीट मैप शो हो रहा होता है जैसे कि अपने मैप पे भी कहीं देख रहे होते हैं, उस पे जो तुमको जनरल मैप दिखाया जैसे वर्ल्ड का मैप, तो उसमें हमने देखा कि भाई 2 3 जगह पे जैसे कि सब जगह कलर के हिसाब से कि कहीं कहाँ ज्यादा गर्मी है कहाँ ज्यादा गर्मी नहीं है, उसको कलर के हिसाब से दिखाया था। लेकिन ये क्या होता है थोड़ा सा थोड़ा सा डिफरेंट होता है उससे, ये 2 डायमेंशनल होता है एक तरीके से। इसमें कलर डाल दिए जाते हैं एक अलग तरीके से। एक सेकंड एग्जांपल देती हूँ। हाँ ये देखो, अभी मैं किससे कंपेयर करके बता रही हूँ, 1 मिनट मैं बताती हूँ। मैं इससे बता रही थी कि ये जो ये वाला था वर्ल्ड लेवल पे था, इसके अंदर कलर्स यूज होते हैं डिफरेंट एक तरीके से, मैप के ऊपर कलर्स यूज हो रहे हैं। तो इसके ऊपर भी अगर तुम रेड ग्रीन येलो ऑरेंज अगर इन सबका कलर अलग कर दो और लिख दो कि भाई ये टेम्परेचर के शो कर रही है कि भाई जिसका येलो कलर है वो कम टेम्परेचर है, जो रेड कलर है वो हाईएस्ट टेम्परेचर है, तो ये एक तरीके का पार्शियल हीट मैप है, इसको बोल सकते हैं एक तरीके से। लेकिन सिर्फ अगर यहाँ पे टेम्परेचर शो हो रहा है लेकिन टेम्परेचर के अलावा कुछ और शो कर रहे हो, और लेकिन जो ये क्योंकि ये मैप है तो अगर कोई ऐसी चीज जो तुमने शो तो ऐसे ही करनी है कि कलर वेरिएशन से कुछ अलग अलग डिफरेंस समझ में आए, लेकिन वो मैप पे शो नहीं करनी, उसका क्या क्या मतलब है उस चीज का आगे दिखाते हैं। मतलब कलर देख के ही उसको समझ में आ जाए कि क्या चीज की बात हो रही है। एग्जांपल है ये कि किसी तरीके का डेटा है, जैसे इन्होंने बताया ये टेबल बनाया गया, उसमें ये एक कलर है, ये दूसरा कलर है, ये तीसरा कलर है, ये चौथा कलर है, ये तो बाय चांस ऐसे जा रहा है।
मान लिया कि ये इस तरीके का हो कि हाँ यहाँ तक रेड है, मान लिया कि ये भी एक तरीके का, और इसमें देखो एग्जैक्टली यही होता है इसके अंदर कि कहीं रेड है कहीं ग्रीन है, इसका मतलब इसमें इसके ऊपर डेटा लिखा नहीं है, इसमें कलर ही बता रहा है कि लाइट कलर अगर येलो है उसमें कहीं इसकी कॉर्नर पे कहीं रिप्रेजेंटेशन नहीं लिखी। जैसे कि ये बता रही हूं मैं कि भाई इसके अंदर देखो, अगर इसको मैप पे डालूं, ये तो तुमने बहुत देखा हुआ है कि मैप पे ये हम टेम्परेचर देखते हैं, हाई टेम्परेचर ऐसे करके, लेकिन अगर ये बिना मैप के हो किसी और चीज पे हो, जैसे कि ये दिखा, तो इससे भी कलरिंग से समझ में आ रहा है। इसे हीट मैप ही बोलते हैं, इसका नाम ही एग्जैक्टली हीट मैप बोला जाता है इसको। तो ये एक्सेल में डाला हुआ है इन्होंने, लेकिन ये ऐसे मैप बनते हैं, मतलब इसको इसमें डालो और डेटा इसके अंदर, इसका मतलब रेड कलर अगर तुम कोई देख रहे हो उसका कलर हो रहा है, तो इसका मतलब वहां पे उस तरीके का हाई वाला डेटा या वो तुम्हारी कलरिंग पे तुमने उस कलर को कैसे किया। जैसे कि ये भी एक इसका एग्जांपल है इसके अंदर कि भाई क्या मतलब है, ये शायद समथिंग कुछ और होगा, किसी और चीज को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है ये देखने वाला होता है। पर ये है कि अगर तुम्हारे सिर्फ कलर देख के ही तुम्हें वो डेटा समझने की कोशिश करनी हो, उस पर नंबरिंग डाल के उसका ना देखना हो, तब इस तरीके का मैप शुरू। जैसे ये है इसके अंदर एक ही कलर यूज किया, एक ही कलर की सारे शेड्स यूज कर लिए उसके अंदर, तो उसके ये इस तरीके का ये दिस इज वेरी मतलब इजी इसके एग्जांपल्स हैं जो आज के टाइम में बहुत ज्यादा यूज होता है। ये हीट मैप ये बड़ा लेटेस्ट ट्रेंड है इसका, इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। ये और भी जल्दी समझ में आता है डेटा, फास्टेस्ट तरीके से समझने का डेटा एक तरीके से, कि अब इसको सुंदर भी लगता है और उसका रेंज भी अच्छी है उसको देखने की। तो ये है अपने आज के डेटा। एक और आई थिंक इसके अंदर होगा, हाँ खत्म ये वाला, तो दिस इज ओवर। तो अपने कल करेंगे उसके लिए। आज मेरे पास 10 मिनट और थे, मेरे पास मैंने खराब कर लिए। चलो तो दिस इज रिप्रेजेंटेशन। अच्छा एक और रह गया, बस एक स्लाइड और है, वो बहुत ज़रूरी स्लाइड है ताकि ये टॉपिक खत्म हो जाए उसके अंदर। एक सेकंड रुको। कल हमने जो उसमें पढ़ा था टेबल, जो इसका फर्स्ट पॉइंट था, उसके अंदर 2 स्लाइड्स और ऐड करो। वो थी कि टेबल कैसे होते हैं, मतलब टेबल के हमने इसमें जो पढ़ा तुमको मैंने कल किताब में, उसका मैंने तुम्हें क्या बताया, एक सेकेंड रुको, इसी से ये टॉपिक खत्म होने वाला है। जो कल मैंने बताया था कि टेबल के बारे में थोड़ा सा बताया था, और उस टेबल के बारे में मैंने बताया था कि तुमको दिखने लगा ना, हाँ टेबल का जस्ट बताया था, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ टेबल तुमको मैंने बताया था कि भाई ऐसे रिप्रेजेंट होता है और इसका अलग अलग पार्ट्स को ये बोलते हैं, और क्वालिटेटिव होता है और क्वांटिटेटिव होता है, और उसका अलग अलग बनाने के रूल्स हैं। मैग्नीट्यूड क्या होता है, विड्थ क्या होती है टेबल का, रूल्स ऑफ मेकिंग मैग्नीट्यूड, इतना डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं थी इसके अंदर, पर ये बताया कि ये जो क्लास बनती है ये क्या मतलब एक्सक्लूसिव और ये टैली वाला क्या होता है, मेरिट इसके क्या है, इतनी सी बात हुई थी। इसका एक थोड़ा सा एक्सटेंडेड फॉर्म, 1-2 इन्फॉर्मेशन और है इसके अंदर कि देयर इज समथिंग एल्स आल्सो। इससे बोला जाता है कि टेबल के टाइप मतलब दिखने लगा, हाँ ये 2-3 स्लाइड्स ही हैं कि टेबल को क्या किया जाता है कि डेटा को प्लेस करने के लिए किया जाता है, एक डेटा को प्रोसेस करने के लिए एक टेबल फॉर्म में उसको बताया जाए, सिस्टमेटिक अरेंज किया जाता है, हॉरिजॉन्टल या कॉलम वर्टिकल, जो बोला था कि उसका रो जो चीज़ थी उसको हॉरिजॉन्टली होता है, और जो वर्टिकल चीज़ होती है उसके अंदर बॉक्स होता है उसे कॉलम बोलते हैं। और ये जो टेबल होता है ये सिंपल, 1 वे, 2 वे या कॉम्प्लेक्स बोला जाता है, जो तुम्हें अभी तक मैंने बताया था क्या चीज़ है उस 1 वे का मतलब या उसका 2 वे का मतलब। तो सिंपल वाला होता है उसमें एक ही तरीके का डेटा डाला जाता है, उसकी फ्रीक्वेंसी डाली जाती है, जैसे कि रिलीजन, कॉन्टिनेंट या कंट्री एक ही तरीके का होगा, और वो कितने हैं रिलीजन, नंबर ऑफ दैट वो डालेगा। एग्जाम्पल बता रही हूँ, जैसे ये कि भाई ये इसमें डाला एज
एज सिर्फ ये एक ही तरीके का एज है और मतलब और कोई वेरिएबल यूज नहीं हो रहा है इसके अंदर। आगे एग्जांपल्स में बताऊंगी कि क्या मतलब है इसका वेरिएबल्स यूज है, कि इसमें सिर्फ इसने एज की बात करी है, इसमें सिर्फ एज की बात हो रही है और एज की इसने बना दी रेंज, जैसे जो तुमने बताया था कि भाई ऐसे क्लास इंटरवल बना के ग्रुप्स बना दिए उसके, और उसके बाद नंबर ऑफ एज कितने लोगों के साथ है वो फ्रीक्वेंसी होगी कि इसके अंदर बीच में कितने लोग हैं, फिर इसको परसेंटेज में डाल दिया। अब परसेंटेज के बाद यहाँ तुम परसेंटेज लिख भी सकते हो और जरूरी भी नहीं है, अगर तुमने यहाँ मेंशन कर दिया परसेंटेज तो तुमने सीधे नंबर भी लग दिया तो समझ में आ रहा है कि ये परसेंटेज है, वरना यहाँ पे परसेंटेज लिखा भी जाता है कई जगह। ये सिंपल टेबल इसको बोला जाता है, एक ही वेरिएबल आया इस वजह से, और उस वेरिएबल को ईयर एक तो लिख दिया ईयर्स में कि ये जो लिखा जा रहा है ये ईयर्स में है, क्योंकि ईयर एज है वो मंथ्स में भी हो सकती है डेज में भी हो सकती है। इसलिए सबसे पहले तो जो भी तुम वेरिएबल लिख रहे हो किसी भी तरीके का, तुम उसकी यूनिट लिखोगे, यूनिट। अगर यूनिट नहीं लिखी तो उसका सेंस नहीं बनता। फिर उसके बाद में वो इसी के साथ लिख देते हो कि क्या लिख रहे हो, और यूनिट के बाद में ये भी एक तरीके से परसेंटेज शो हो रहा है उसका सिंबल। अब उसके बाद तुम्हें फ्रीक्वेंसी, इसकी फ्रीक्वेंसी जो तुम्हें बताई थी फ्रीक्वेंसी हो रही है, और अगर उसका परसेंटेज हो रहा है तो परसेंटेज हो रहा है समथिंग। अब क्यूमुलेटिव कर रहे हो वो बात अलग है अगर कुछ कर रहे हो, ठीक है। लेकिन ये सिंपल को सिंपल इसलिए बोला जाता है क्योंकि एक ही कैटेगरी के बारे में बात होती है। अब आगे वाला टू वे, इसके अंदर क्या होगा, दो चीजें यूज होती होंगी और दोनों को एक ही इतने से ही बॉक्स में समझाने की कोशिश करी होगी। इसकी बस ये थ्योरी है, देखिए जैसे कि अंदर एक चीज के अंदर एक पॉपुलेशन की क्लासिफाई किया गया है, एक कंट्री और रिलीजन दोनों को डाल दिया गया एक ही टेबल में, तो दोनों चीजों के बारे में बताई जाती है। तो इसके अंदर पेशेंट का डेटा बेस्ड कैसे होगा, जेंडर, डिजीज टाइप और समथिंग कुछ और आगे एग्जाम्पल के बारे में। एग्जाम्पल देखो, अब इसमें देखो कि इसके अंदर समझने वाला ये है कि इसके अंदर एक तो हो रही है मार्क्स की बात और दूसरा उसके जेंडर की बात हो रही है। तो मेल और फीमेल है, इन दोनों को एक साथ बोला जाएगा जेंडर, ठीक है। तो एक तो जेंडर कैटेगरी है और एक उनके मार्क्स की कैटेगरी है। अब ये दो कैटेगरीज की कैटेगरीज थी, और लेकिन इसके बारे में कितनी बड़ी रेंज कर दी गई कि भाई समझाने का क्या तरीका बनाया गया इस चीज को कि दोनों चीजों के बारे में समझ में आ जाए। कि इन्होंने मार्क्स को तो बना दिया ऐसे, और दिस इज कॉल्ड, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फ्रीक्वेंसी डालनी थी तो मेल और फीमेल का नाम लिख दिया, जेंडर का नेम, यहाँ पे मार्क्स का नेम और ये जेंडर का नेम। तो इस पूरी लाइन के अंदर तो ये दोनों कैटेगरी समझ में आ जाती है, एक कैटेगरी ये, दूसरी कैटेगरी ये। अब दूसरी कैटेगरी ये कितना है, तो रेंज बना दी गई, इन्होंने रेंज करके ये क्लास इंटरवल बना दिया गया, मैक्सिमम और मिनिमम ये था, मिनिमम ये है, मैक्सिमम ये है, और इसके अंदर इसकी इंटरवल प्रेजेंटेशन होगी। ये नंबर ऑफ है, मेल्स कितने हैं इस कैटेगरी के और इस कैटेगरी के कितने, टोटल इसमें कितने, ऐसे करके। तो इतने से टेबल में उन्होंने दो वेरिएबल्स का रिलेटेड सारा डेटा बता दिया। ये भी बता दिया, ऐसा तो हो सकता है कि टोटल मेल कितने थे, ये देखो ये टोटल मेल कितने हैं, टोटल फीमेल कितनी है, ये टोटल लोग ही कितने थे, 100 लोग टोटल थे, जिसमें से मेल्स फीमेल इतनी थी, मेल इतने थे। उसके अंदर भी इतने मार्क्स वाले जिसके 30 से 40 के बीच में आए वो थे 8, और अलग अलग कि फीमेल कितनी थी कि भाई 70 से 80 के बीच वाली थी इतनी। तो इस तरीके से तुमने देखा कि इतने से टेबल ने तुम्हें कितनी सारी इंफॉर्मेशन कवर कर ली कि भाई अलग अलग कैटेगरी के लोग भी कितने हैं उसके अंदर, टोटल तो अलग है ही, वरना तुम क्या क्या टेबल में घुसा सकते हो एक तरीके से। तो ये वाली बात होती है कि इस तरीके से तुमने बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन उसमें डाल दी। अब इसके अंदर क्या इससे भी कॉम्प्लेक्स हो सकता है, इससे भी कॉम्प्लेक्स होते हैं। इससे कॉम्प्लेक्स वाला जो होता है उससे कॉम्प्लेक्स ही नाम ही कॉम्प्लेक्स रख दिया क्योंकि उसमें और भी ज्यादा कुछ डाला जा रहा है। एग्जाम्पल कैसे है उसका कि इसके अंदर दो क्लिक कर लो, थ्योरी देख लो और ज्यादा जितनी ज्यादा तुम उसके अंदर डाल के उसका सेंस निकाल सको उसे एग्जाम्पल्स में आगे होगा। एक को बोलते हैं कॉम्प्लेक्स और आगे को बोलेंगे इसी एक कैटेगरी को और बोलेंगे क्रॉस टेबुलेशन, ऐसे करके। एक सेकेंड इसके एग्जाम्पल्स होंगे तो क्लिक कर लो ये थ्योरी, तो प्रैक्टिकल देख के समझ में आएगा तुम्हें। ये रहा, तो ये क्या गया कि इसमें क्या किया, कंसिडर द क्रॉस टेबुलेशन ऑफ ए ग्रुप ऑफ पेशेंट बाय जेंडर एंड डायबिटिक स्टेटस। मतलब उन्होंने क्या किया, मेल ये तो जेंडर था और डायबिटिक स्टेटस भी था,
है तो दो बात, लेकिन दो के अंदर की भी दो बातें। ये तो थी उसके अंदर एक ही उसमें तो एक मार्क्स थे, इसके अंदर और डबल डाल दिया इसके अंदर, और उसका क्रॉस टब्लेशन बोलते हैं, इसका इनटू कर देते हैं एक तरीके से उसका, ये और भी कॉम्प्लेक्सिंग चीज होगी। अब इसके अंदर भी तुम देखोगे कि डायबिटिक तो है लेकिन मेल ये वाला, नॉन डायबिटिक मेल ये वाले, और उसके भी टोटल अलग। तो इस तरीके से ये और कॉम्प्लेक्स होता रहा है उसके अंदर। फिर ये देखना है कि डायबिटिक लोग कितने थे, नॉन डायबिटिक कितने थे इसके अंदर। उसमें देखा कि तुम ये देखना चाहते हो कि भाई टोटल फीमेल्स कितनी थी, भले डायबिटिक हो या नॉन डायबिटिक हो, ऐसे करके। तो तुमने बहुत ज्यादा कैटेगरीज, 1 2 3 4 कैटेगरीज, तो ये उसके बाद टोटल वाली 5 6, उसके बाद ये 7 8 टोटल तो है ही, ऑल ओवर टोटल। तो इस तरीके से तुमने बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन इसमें डाल दी जो कुछ दूसरे में नहीं डलती थी, ऐसे करके। तो ये उसका और कॉम्प्लेक्स फॉर्म बन गया। आई थिंक ये कोई और स्लाइड है तो बस कंटिन्यूंसी टेबल ये कि ये और कॉम्प्लेक्स है, जैसे कि एक वेरिएबल, दो वेरिएबल, तीन, एक कैटेगरी ये, दूसरी कैटेगरी ये, इसके अंदर भी बहुत सारी कैटेगरीज, इसके अंदर भी बहुत सारी कैटेगरीज, इनका टोटल ये कितना और ज्यादा उसमें डाल दिया। तो क्रॉस टेबुलेशन थोड़ा बेसिक फॉर्म हो गया, क्रॉस टेबुलेशन का और भी सेकेंडरी फॉर्म कर दो इसका कंटिन्यूस टेबल का, और भी हो जाएगा उसके अंदर। कॉम्प्लेक्स करते जाओ, कितनी कैटेगरीज तुम इसमें डालते जाते हो इसके अंदर। तो दिस इज बस आज के लिए इतना ही। और कुछ है, कोई नहीं समझ में आया तो मुझसे पूछो। उसके अंदर एक आधा तुम और बोलने के लिए बता सकती हूँ कि जो हम रिसर्च पेपर के लास्ट में देखते हैं, जहाँ पे उसके बारे में उसका स्टैटिस्टिक्स वगैरह भी लिखी होती हैं। स्टैटिस्टिक्स वाला मतलब जैसे कि स्टैंडर्ड डेविएशन या ऐसे करके वर्ड्स यूज होंगे उसके अंदर। तो समरी टेबल भी बोलते हैं, एक तरीके का समरी टेबल भी बोला जाता है। वो अलग तरह से मतलब कुछ लिखने वाली चीज नहीं होती, मतलब उसको कैटेगरी में डालोगे भाई सिंपल, कॉम्प्लेक्स, मल्टीपल या 1 वेरिएबल 2 वेरिएबल टाइप का नहीं है। वो उसका नाम रख दिया कि भाई उसके अंदर किस तरीके का डेटा डाला जा रहा है। जैसे मैं बोला कि भाई स्टॉक मार्केट वाला था, उसके अंदर उस तरीके का ग्राफ बना के उस तरीके का Q1 Q2 Q3 शो करना है, और उसी ग्राफ में हो सकता है। तो ऐसे सिंपल अगर टेबल है और टेबल के अंदर तुमको उसका स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन और ऐसी वैल्यूज शो करनी है, कुछ लिखना है, तो उसको समरी, उसका नाम समरी टेबल रखा जाएगा। क्योंकि पूरी थीसिस के अंदर उसका एवरेज कितना था ऐसे करके कुछ लिखा जाएगा। उसका कोई मतलब वो कोई एग्जांपल है तो मैं दिखाऊंगी, क्योंकि वो ज्यादातर लोग नहीं लिखते हैं, वो जब आर्टिकल छपेगा तब होता है। स्टॉक मार्केट वाला बेटा, स्टॉक मार्केट वाला तूने सुना नहीं, बहुत इजी था वैसे तो। एक सेकेंड, कहाँ गया, सुना था बट क्लियर नहीं है। ओके, बहुत ज़्यादा क्लियर तो बेटा जब तक इसका एग्जांपल यूज करने लायक नहीं आएगा ना तब तक उसका नहीं समझ में। बस बेसिक समझ ले कि इसके अंदर क्या क्या डल रहा है इसके अंदर। ये देखिए इसमें क्या क्या इंफॉर्मेशन उसमें यूज हो रही है, मतलब क्या क्या उस ग्राफ के अंदर वो डलता है, मतलब उसमें क्या क्या इंफॉर्मेशन इनपुट हो सकती है, उस ग्राफ में क्या क्या इनपुट हो सकता है। Q1 Q2 Q3 नाम की एक चीज थी, ये समझ में आया कि नहीं आया, ये मुझे बता कि Q1 Q2 Q3 ना आ गया, ठीक है। Q1 Q2 Q3 समझ में आ गया। अब उसके अंदर क्या हुआ कि भाई अब क्योंकि 70 ये जो है 25%, ये एक बॉक्स बनेगा, जो ये बॉक्स बनेगा इसको तो ऐसे समझ ले कि कोई डेटा जो तुमको मैंने ऐसे बताया था कि कोई डेटा ऐसे है जिसके अंदर ये 25 70 और ये मतलब ये 50% और ये 75% और ये 25%, ये 0, ये 100 समथिंग परसेंट बोलो, नंबर बोलो, कुछ भी बोलो, एक तरीके से ऐसा ये डेटा है। उसके अंदर मैं बता रही कि भाई ये कोई डेटा ऐसे करके स्प्रेड है, कोई नंबर तुमने लिखे ऐसे करके, तो उसका मोस्टली जो 50% एरिया है इसी में लगभग उसका सारा डेटा आ जाता है। अब उसका ये मिनिमम बताने का तरीका कि भाई ये ऐसे लेकर ये तक क्या था। अब इसको इसने क्या किया कि ये वाला डेटा को बक्सा बना दिया, ये बनाया बक्सा था, इसी बक्से को ये बोला कि ये बक्सा बनाया। तो इसका मिनिमम लेवल 25 है, इसका मैक्सिमम लेवल 75 है। तो ये वाले इसको बक्सा बना दिया एक तरीके से, इसी बक्से को जो मैं बना रही हूँ इसको सीधा कर दे। जो लाइन बताई है ये जो मैंने तो ऐसे बताया ना, इसको तू हॉरिजॉन्टली ऐसे करके खड़ा कर दे तो ये ऐसे ही दिखेगा ऐसे करके। तो इसको विस्कर बोलते हैं इस वाली लाइन को,
और इस वाली को बॉक्स बोलते हैं एक तरीके से। तो ये मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू जो होती है वो है, वो डली, और इसके अंदर ये बॉक्स बना। उस बॉक्स का ये जो कॉर्नर्स होंगे ये क्या शो करेंगे 75% और ये इसकी एक लाइन होती है 50% डेटा उसके अंदर शो हो रहा है। आगे जब तक इसका बेसिक्स नहीं समझ चलेगा तब तक इस लाइन का कंफ्यूजन रहेगा, इस लाइन को बाद में समझना मीन और इसको। पर ये समझ लो कि डेटा ऐसे स्प्रेड है, और इसके अंदर यहाँ पे ये देखोगे कि अगर ये ऊपर नीचे हो रहा है तो इसकी कोई मैक्सिमम वैल्यू थी, मिनिमम वैल्यू थी, लेकिन जो डेटा जो था वो मतलब इस तरीके से था। इसका मतलब कि मैक्सिमम वैल्यू अगर कोई यहाँ थी, मतलब मिनिमम वैल्यू यहाँ थी, मैक्सिमम वैल्यू कोई बहुत बड़ी थी, लेकिन जो डेटा था वो इस एरिया का था ज्यादातर। इसका मतलब इस पूरी लाइन के ऊपर इस वाले एरिया में झुकाव आ गया, या तो उस एरिया का था। अब कोई डेटा था वो इस एरिया का ज्यादा था, सारा डेटा यहाँ कवर हो गया, इसलिए ये उधर शिफ्ट हो गया ऐसे करके। तो ये हमारे लाइन में इतना यूज नहीं हो रहा, उसमें हम यूज नहीं कर रहे, लेकिन ये समझने का उसका तरीका। और प्रैक्टिकल एग्जांपल्स उसमें नेट पे और निकाल के तुमको दिखा दूंगी नेक्स्ट टाइम इसके अंदर। अभी तक सिर्फ इतना ही समझो कि Q1, Q2, Q3 वैल्यूज होती हैं कुछ इंटरकोटाइल रेंज को रिप्रेजेंट करने का, मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू का, और कोई आउटलेयर है इससे भी बाहर की, अगर यहाँ का कोई डेटा जैसे ये 0 और ये 100 है, मान लिया कोई किसी का 105 है, या मान लिया कि -3 है, तो वो डेटा क्या करना है, तो वो आउटलायर्स होते हैं एक तरीके से ऐसे करके उसके, तो वो शो करने का था, आउटलायर्स तक शो हो गए इसके अंदर। तो ये जस्ट बस इतना ही समझो, इससे ज्यादा मत समझो इसको, जितना जो थ्योरी में बताया मैंने। आगे जब क्योंकि और समझोगे तो वो जब तक बेसिक्स, इन पॉइंट्स के बेसिक्स नहीं पता तो वो ज्यादा समझ में भी नहीं आएगा उसका। ठीक है। और क्या नहीं समझ में आया? ये बहुत इजी चीजें हैं, बहुत इजी हैं, लेकिन जब तुम करने बैठते हो तो ये ऊपर से जाती हैं। मतलब जब तुम खुद प्रैक्टिकली हाथ से करने लगोगे तब गलतियां करोगे। सुनने में बहुत इजी है, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इसकी। कौन सा उसमें कौन सा पूरा समझना था? हेलो, कोई आवाज नहीं आ रही क्या? अच्छा, ठीक है। वो बस इतना ही समझ एक बार, इतने के लिए इतना ही बहुत है। अभी लिखने के लिए टाइप्स होते हैं और ऐसा कुछ होता है उसका वाला, स्टॉक मार्केट वाला में भी यूज होता है उसके अंदर। आगे जब इंटर कोटाइल और कोटाइल लिंक में तो बताऊंगी, तभी थोड़ा सा और समझ में आएगा इसके अंदर। ये डेटा उसके लिए वो बेसिक वर्ड पता नहीं होते, परसेंटाइल एंड ऑल, इसलिए वो थोड़ा सा कम समझ में आता है। ठीक है। और कुछ बाकी आ गया समझ? ठीक है, चलो फिर गुड नाइट करें।